आज हम करेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य साम्राज्य जो है साम्राज्य है, अगर नंद वंश में से महापद्मानंद चंद्रगुप्त मौर्य पैदा नहीं होते, अगर चाणक्य को नंद वंश से भगाया नहीं जाता, कौटिल्य को जब भगाने के बाद नंद वंश से उनकी बेइज्जती करने के बाद, ये उनकी ही देन थी मौर्य साम्राज्य। तो उसके बारे में थोड़ी सी क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 340 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था? ये थे मौर्य वंश के शासक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। दो चंद्रगुप्त ने, एक और चंद्रगुप्त के बारे में बताऊंगा। और देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म को बहुत। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। महान अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व किस वंश के शासक थे? ये भी मौर्य वंश के थे। ये बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। उसी क्वेश्चन को बार बार घुमाया गया है। कलिंग का युद्ध वर्ष किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। बताया ये जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कोई युद्ध ही नहीं किया। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्हीं की देन है चाणक्य की, जो मौर्य वंश की स्थापना करता। मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य कहे जाते हैं, लेकिन चाणक्य ही थे वो चंद्रगुप्त को लेके आए थे। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य नाम से। अभी बताया था आपको, कौटिल्य नाम से जानते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। जो चट्टानों को काट करके एक वास्तुकला बनाई गई है, वो कहां पर है? बिहार में। आगे देखते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य साम्राज्यों ने। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में। कलिंग, धौली, भाबरू जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? भाबरू अभिलेख। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस। जब सम्राट अशोक हमारे यहाँ भारत में राज्य कर रहे थे, उस समय श्रीलंका में तिस राज्य कर रहे थे। राजा का नाम है। आगे देखो, मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? खान पर। खान पर सिर्फ किसका अधिकार होता था? राज्य का। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि चंद्रगुप्त को वही लेके आए थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है? अशोक, सबसे प्रसिद्ध शासक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृतिक और पाली, ब्राह्मी भाषा में। चाणक्य का एक दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। अभी बताया था आपको। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर। किसने लिखी है? चाणक्य ने। जो विष्णुगुप्त हैं उन्हीं ने ये। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने क्या किया था? जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। कौन था? अशोक। कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईस्वी पूर्व। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को, उन्नति। सारनाथ का स्तंभ किसे करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर चिन्ह, जिन्हें हम, जो सारनाथ स्तंभ है उस पर ऊपर शेर रखे हुए हैं, जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित हैं? किस पदार्थ पर हैं? पत्थर। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? कौन से शासक थे? अशोक ही थे। लिख रहे होंगे कौन थे? अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। अब ऑप्शनल क्वेश्चन कर लो थोड़े से। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निकाला था। उससे पहले यूनानी हमारे भारत में रहते थे। इसे पढ़ते हैं थोड़ा। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस, जो सेल्यूकस निकेटस था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। इसके उपरांत एक संधि हुई।
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में, जो सेल्यूकस थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आराकोसिया, जैड्रोकोसिंग और पेरिपेमिरांस के क्षेत्र दे दिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री की शादी कर दी और उन्होंने बहुत सारी एरिया दे डाले, बहुत सारे क्षेत्र दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य, और निकल लिए वो आगे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिन श्रवणबेला गोल में पहुंच गए थे। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन के चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ने के बाद जैन साधु भद्रवाह्यों, जैन साधु कौन थे? भद्रवाह्यों के साथ श्रवणबेला गोल, जो मैसूर में है, कर्नाटक में थे मैसूर, वहां चले गए। यहीं इसने काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बताया था उन्हें, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ये बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। समझ में कुछ आया? बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ यूनानी इतिहास है, कंफ्यूजन होती है। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अभी बताया था, चंद्रगुप्त के हुए बिंदुसार और बिंदुसार के हुए अशोक। एक बिंबसार और थे, बिंबसार मौर्य वंश के नहीं थे। आगे देखो, अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था, यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारा मात्स्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेज दिया। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। अशोक ने विद्रोह को शांत नहीं किया, शांत तो किया ही किया, साथ में वहां के लोगों को आगे। अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। कैसा शासक? बहुत अच्छा। अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का स्वेच्छाचारी शासन। और पढ़ो, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आए? बताया था मैं, कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने लोह रक्त की नीति है छोड़ दी, क्या मारो पीटो किसी को, छोड़ दिया। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद हुए। कलिंग युद्ध के बाद भी अशोक द्वारा बहरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई। कौन सी घोष की नीति? बहरी घोष की नीति को धम्म नीति अपना ली। बहरी घोष नीति छोड़ दी, जो विद्रोह करते रहते थे, हमेशा लड़ाई दंगा में। ये नाम था देवानाम प्रियदर्शनी, ये भी अशोक का ही नाम था। देवानाम प्रियदर्शनी किसका नाम है? अशोक। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देवानाम प्रियदर्शनी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया जाता था। इसे अशोक को मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन नाम से जानते हैं। पुराणों में क्या पढ़ते हैं उनका नाम? अशोक वर्धन। वही क्वेश्चन है, घूम के आ गया। देवानंद प्रियदर्शन अशोक को ही कहा जाता है। क्यों बार बार घुमाते रहते हैं उसी क्वेश्चन को? देखो, निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती था। जीवन व्रत है, आंतरिक नीति बिल्कुल, और विदेश नीति, ये सभी हैं। ये सबकी जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों में। आंतरिक नीति भी मिलती है, जीवन व्रत मिलता है, विदेश भी मिलती है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बटे हुए हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन। अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन ही कर लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। कलिंग युद्ध के बाद किस महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया है? देखो, कलिंग युद्ध ये 13वें शिलालेख में है। किसमें? 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध है, तो 13वें शिलालेख से रिलेटेड देखो, पढ़ लेते हैं थोड़ा। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर बहुत दुख जताया और उसने युद्ध त्याग की घोषणा कर दी। कलिंग युद्ध के बाद 13वें शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि उसने युद्ध ही नहीं किया था, युद्ध त्याग की घोषणा कर दी।
ये वही है, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, बार बार वही आता है। क्या है भाई, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ मिलता है? अभी बताया था हम, 13वें शिलालेख में मिलता है। और पढ़ो, किस शिलालेख राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? 13वें शिलालेख में। किधर है भाई 13वां शिलालेख? यही तो है 13वां शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, पढ़ा था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत थे, यूनान से आए थे। और पढ़ते हैं, पढ़। मेगास्थनीज यूनान ग्रीस सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है। किसने लिखी है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आए थे मेगास्थनीज, इन्होंने क्या लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। ये युगीन समाज में प्रशासन के विषय में लिखा गया है। इसमें प्रशासन के बारे में लिखा गया है कि प्रशासन कैसा था कैसा नहीं था, ये इंडिका लिखी है मेगास्थनीज। और पढ़ो, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? अभी पढ़ाया था मैं, यही थे। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेहली अनुश्रुतियां दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नाम भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। दिव्यावदान में मिलता है कि उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से जो चाणक्य थे वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ये तक्षशिला से संबंधित थे। चाणक्य कहां से संबंधित थे? तक्षशिला से। और पढ़ो, तो बड़ी दिक्कत है भाई। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कहां है? तक्षशिला। कहां पर है? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहां है? तक्षशिला। यहाँ विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, जो पाकिस्तान की राजधानी है, तो वहां है से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी की थोड़ी सी दूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य थे। चाणक्य कौन थे? यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। अर्थशास्त्र के लेखन किसके समकालीन थे? लेखक होंगे। लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक ही चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को लाए वही थे, तो उन्हीं के समकालीन होंगे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक पद्मानंद धनानंद को पराजित किया और 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य। उन्हें शास्त्र बना दिया, खुद लिखने में लगे पड़े थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए? ब्राह्मी में। और किसमें? प्राकृतिक। अशोक के शिलालेख में सहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लद्दमामा अभिलेख आरमैक लिपि में लिखे हुए हैं। कौन सी? आरमैक लिपि में। शरेकुना अभिलेख आरमैक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा सभी शिलालेख और लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में। पहली बार अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों। याद रखो, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था। इनके द्वारा तो खोजा गया लेकिन पढ़ नहीं पाया। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। अभिलेख कहाँ थे? दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इन्होंने इतिहास ही लिख डाला। पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने, खोजा था स्टीफेन थेलर ने और लिखा था भंडारकर ने। तीनों समझ में आ गए? देखो, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? भाई ऐसे ही तो कहा जाएगा अशोक को। जब अशोक ने शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख सब लिख डाले तो नहीं कहा जाएगा। निम्न में से कौन तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? धम्म में इस संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में वर्णित नहीं है। माता पिता का आज्ञा पालन करना, दान पुण्य करना, मातृभाव, ये सब धम्म है।
और पढ़ो। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? ये जिला प्रशासक। पढ़ते हैं इनके बारे में। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था स्थानिक स्थानिक जिला प्रशासक होता था मैगस्थनी, जिन नगर के प्रमुख अधिकारी को स्ट्रेनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एक्रोनोमोई, जिले का अधिकारी होता था एक्रोमोनोई, और नगर का प्रमुख अधिकारी होता था एस्ट्रोनोमोई। जिले का एग्रो और नगर का एस्ट्रो। समझ में आ गए? और क्या है, एक और क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अरे भाई, और है एक क्वेश्चन। अच्छा, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। शुंग वंश। नंद वंश को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन मौर्य वंश की नींव डाली। और मौर्य वंश को हराकर मौर्य वंश का शासक कौन था? शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। बहुत छोटा सा शासन का था शुंग वंश का। 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई। जो ये थे ब्रह्मद्रथ, इन्हें हरा दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और वहां से शुंग वंश की स्थापना हो गई। मौर्योत्तर काल देख लेते हैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी में। तक्षशिला का शिलालेख किन दो नदियों के बीच में स्थित है? झेलम और सिंध नदी के बीच में तक्षशिला का शिलालेख है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में? सिंध और झेलम नदी के। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में पहला शिलालेख माना जाता है? संस्कृति में। संस्कृति विख्यात थी उस समय। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सात वाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ था? ये आंध्र सात वाहन कहते थे। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? बुद्ध की। और देखते हैं, मथुरा कला विद्यालय की आकृति धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। मथुरा कला की आकृति कैसी होती है? धब्बेदार लाल पत्थर की। योग दर्शन पतंजलि। योग दर्शन याद रहेगा, जो पतंजलि के वो हैं बाबा रामदेव, वो योगी तो ज्यादा है, योगा योगा चलाते रहते हैं, तो योग दर्शन याद रहेगा पतंजलि। पूर्ण गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन, चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं है? टिन। टिन को कहां निर्यात किया जाएगा? कलहड़, मैत्री, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृति का प्रथम व्याकरण विधि है? ये पाणिनि है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोग है? हिंद और यूनानी कला का संयोग है। भारतीय कला एवं का एक कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधार। कौन सा है? गांधार। और देखो, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे? कुषाणों के, शक तथा पार्थियान द्वारा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिमुक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिमुक। कुछ मेल दिया हुआ है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। जैन मंदिर खजुराहो में है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। खजुराहो मंदिर बेस्ट ऑफ शैव शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। मिलेन्यपन्नो क्या है? मिलेन्यपन्नो बौद्ध पाठ है। मिलेन्यपन्नो क्या है? बौद्ध पाठ है। इंडो ग्रीक शासक मिलेंडर द्वारा बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा लिखी बौद्ध पाठ। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ चरक संहिता की रचना की है। किसने? किसने? चरक ने। बोलो बोलो। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला नाम से। किस नाम से जाना जाता है? गांधार। गांधार। भाई, गांधार का कला कुषाण में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी द्वारा यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा। ये सबसे पहले गांधार नामक स्थान पर प्रकट हुई थी, इसलिए गांधार कला। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? वही है भाई, गांधार कला, अभी पढ़ी थी हमने। ऐसे ही बोलते हैं, ग्रीको यूनानी, बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट बोलते हैं, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन, ये सब कहा जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कुषाण वंश कनिष्क ही थे। कुषाण वंश के आ का
कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के इसके राज्यरोपण की तिथि 78 ईस्वी पूर्व थी। भारत में शक संवत की सूचक है। शक संवत भी इन्होंने कनिष्क ने स्टार्ट किया था। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? वही 78 ईस्वी पूर्व। शक संवत और कब शुरू हुई थी? अभी बताया था हमने, कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी पूर्व। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? कुंडलवन नामक चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कनिष्क के। जिसकी अध्यक्षता बौद्ध विद्वान वशमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो समुदाय में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। साहित्य कृतियों का हम ऐसे कर दें, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कुछ होगा। अच्छा कर लेते हैं। देखो, कविराज मार्ग ये अमोद वर्ष, आदि पुराण जिनसेन ने, और गणित सारासमग्रह ये महावीराचार्य ने, और आमोद विधि ये संकटाएं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सी सही होना चाहिए। लिखा हुआ है कविराज मार्ग अमोद वर्ष ने, आदि पुराण जिनसेन ने, गणित सार महावीराचार्य ने, अमोद विधि संकटा। देखो मिला ऑप्शन। विक्रम संवत ये 78 ईस्वी पूर्व, शक संवत वो 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, और कलचुरी संवत ये 248 ईस्वी पूर्व, 248 ईस्वी में, ये 78 ईस्वी, ये 20 पूर्व, और गुप्त संवत ये 320 ईस्वी। आगे देखो, इधर आ जाओ, बड़ा लंबा लिखा है इतिहास भाई। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ये पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्त कला की गांधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बौद्धित्व की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई थी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। कौन थे महान शासक? खारवेल। उनके बारे में बहुत है। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी मुख्य स्रोतों से हाथी गुम्फाभिलेख से। यह द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में शासक हुआ तथा इसका संबंध कलिंग के चैद वंश से था। किस वंश का था खारवेल? चैद वंश का। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिसमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र एवं दक्षिण के 7 वाहन शासक, दक्षिण के कौन थे? 7 वाहन शासक, 7 करड़ी पर विजय प्राप्त की। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। जो जैन तीर्थकर की मूर्ति थी उन्हें वो मगध ले गया। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया। किसने? खारवेल ने। तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनाया। कौन सा? महाविजय प्रसाद। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ऐरा महाराज, इसने कौन सा है? ऐरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। राजा खारवेल किस चैद वंश के महानतम शासक थे? किसके शासक थे? कलिंग के। आगे थे कलिंग के। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। किसे दिया था कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण? जैन धर्म को। जैन धर्मी तो मानते थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का गौतमी पुत्र सातकर्णी। पढ़ते हैं थोड़ा सा गौतमी पुत्र के बारे में। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बाल श्री की नासिक प्रसक्ति तथा पुलमामी के नासिक गुहा लेख से
इसकी सैनिक सफलता के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुदाय, इसमें तीनों समुदाय में थे। तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया है। ये एक ऐसा शासक था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, और इन्होंने तीनों समुद्रों का जल पिया है। बंगाल की खाड़ी का पिया है, अरब सागर का पिया है, हिंद महासागर का पिया है, तीनों खाड़ियों का जल पिया है। और पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, जिन्हें हम उस समय भी पढ़ते थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही लिखा हुआ है। शिक्षा अब यहां से चलेगा गुप्तकाल, वो नेक्स्ट हम वीडियो में डालेंगे।